हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिकंदर के बारे में पढ़ा था कि सिकंदर भारत आता है, भारत पर आक्रमण करता है, किंतु वह व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाता है। हालांकि वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाके को जीत लेता है, लेकिन वह जैसे ही व्यास नदी से आगे बढ़ना चाहता है, उसकी सेना व्यास नदी को पार नहीं करना चाहती, वह उससे आगे नहीं बढ़ना चाहती है और वह पीछे मुड़ जाती है। मजबूरन सिकंदर को भी वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि उसकी सेना व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ना चाहती, वह वापस जाने लगती है। हम लोगों ने यह भी जाना कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो ये बात चाणक्य को पता चलती है। वह मगध के शासक यानी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के पास जाता है और वह मदद मांगता है, किंतु मदद के बजाय वह विष्णुगुप्त यानी चाणक्य की बेइज्जती करता है, उसे भरी दरबार में इंसल्ट करता है, अपमान करता है और अपमान करके उसे धक्के मार के भगा देता है। और इस बेइज्जती का बदला लेने की शपथ खाकर चाणक्य घनानंद के दरबार से वापस लौट आता है। इधर चाणक्य वापस आकर चाणक्य और अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सिकंदर को भारत में अंदर की ओर आने से रोकने के लिए कूटनीति उपाय का प्रयोग करता है। सिकंदर की सेना के खाने में जहर मिला के उनके बीच अंधविश्वास फैलाने में सफल हो जाता है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, और इस तरीके से सिकंदर को भारत से वापस लौटने के लिए मजबूर कर देता है। और जब सिकंदर भारत से वापस लौट जाता है, उसके बाद सिकंदर और चाणक्य की नज़र घनानंद पे होती है, क्योंकि घनानंद चाणक्य की बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है अपने दरबार में, और उसी का बदला लेने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य अब तैयार होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पहला काम कर दिया, सिकंदर को भारत से वापस भेज दिया, सिकंदर का चैप्टर क्लोज कर दिया। अब अगला कदम इन लोगों का था घनानंद से बदला लेना, घनानंद को बर्बाद करना, उसे राजगद्दी से हटाना। तो बात करें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की, तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये हमारा भारत है और ये इधर पाकिस्तान वाला इलाका है, तक्षशिला वाला इलाका है, और यहाँ पे व्यास नदी है, और इसके इधर ये पूरा घनानंद का शासन है, पूरा यहाँ तक। अब घनानंद का शासन है तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ये लड़ाई करने के लिए ये युद्ध करने चल देते हैं, किसके पास? घनानंद के पास, सीधे अंदर पाटलिपुत्र इसकी राजधानी में। बेचारा ये लोग कुचा के मार पिटा के वापस आता है, भाग जाता है लड़ने के लिए। चंद्रगुप्त और चाणक्य सीधे जाता है अंदर, वहाँ घनानंद से मुंह की खानी पड़ती है, बेचारा कुछ देता है ये लोग को घनानंद भरपूर, और फिर ये लोग भाग जाता है और भाग के एक झोपड़ी में छिप जाता है। उस झोपड़ी में क्या होता है, एक बच्चा रहता है और एक माँ। तो माँ अपने बच्चे को खिचड़ी देती है। क्या देती है? खिचड़ी खाने के लिए देती है। अब वो खिचड़ी गर्म होता है, तो जब उसका बच्चा खिचड़ी खाना शुरू करता है तो वह बीच से उठाता है, बीच से उठाया खिचड़ी को, हाथ जल गया। किसका? उसके बच्चे का हाथ जल गया। तो उसकी माँ बोलती है कि बेवकूफ़ कहीं के, बेवकूफ़ जैसा काम क्यों करते हो? जब तुम्हें दिख रहा है कि खिचड़ी गर्म है तो तुम्हें बीच से खाने की क्या ज़रूरत है? बीच से खाओगे तो हाथ जलेगा ही ना। एक काम करो ना, जब खिचड़ी गर्म है तो उसको साइड से खाओ। क्या करो? साइड से धीरे धीरे खाओ, तब हाथ नहीं जलेगा। तब ये बात सुनता है तो चाणक्य के दिमाग में घंटी बजती है, अच्छा बाबा ये बात है। तब समझ में आता है कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे थे। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य गलती क्या कर रहे थे कि वे युद्ध करने सीधे पहुंच जा रहे थे मेन जगह पाटलिपुत्र में। अब घनानंद तो अय्याश है, शराबी भी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि वह कमज़ोर है, उसके पास भी अच्छी सेना है। और ये लोग तो उस तरह का सेना है नहीं लोग पास, तो इतना आसान नहीं हराना। और ये लोग डायरेक्ट भिड़ जा रहा था अंदर घुस के, तो मुंह की खा के आना पड़ेगा ना। तो ये लोग कुचा के ही आता था, छोड़ देता था घनानंद ने लोग को। तो अब क्या किया, अब इन लोगों ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? तो चाणक्य को खिचड़ी वाली बात समझ में आ गई उस औरत की। तो चाणक्य अब बोला कि बीच में हमला नहीं करेंगे, सबसे पहले इसका साइड को कब्जा करेंगे, साइड को पहले अपने अंडर में ले लेंगे। जब इसके साइड वाले को अंडर में लेंगे
तो घनानंद हो जाएगा कमजोर, तब उसे हराने में आसानी होगी। तो यही गेम किया चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, और अंततः घनानंद को थोड़ने में लोग सफल हो गया। घनानंद को कुछ दिया, पूरा दे दिया, अच्छा से धो दिया पूरे अच्छे से, जिस तरह धोबी कपड़ा धोता है, और धो के इसको टपका दिया, इसको ऊपर पहुंचा दिया। और ऊपर पहुंचाने के बाद मगध में एक नए राजवंश का उदय हुआ, जो चाणक्य की मदद से किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। एक नए साम्राज्य की स्थापना, एक नए वंश की स्थापना, जो कहलाया मौर्य वंश। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जिसका था वो था चाणक्य। तो इस तरीके से मौर्य वंश की स्थापना हो गई। तो हम लोग आज के इस वीडियो में मौर्य वंश के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में हमें कई शासक देखने को मिलते हैं। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक, और इसके बीच और कई शासक आते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, और अंतिम है बृहद्रथ। बृहद्रथ से कंफ्यूजन ना करें दोस्तों। एक बृहद्रथ हम लोगों ने पढ़ा था जब मगध का उत्कर्ष हुआ था। तो मगध के उत्कर्ष में जो सबसे प्राचीन वंश था शुरुआत का, उसकी जो स्थापना की थी उसने बृहद्रथ ने की थी, तो वो अलग है। और ये जो बृहद्रथ है ये मौर्य वंश का शासक है, ये अलग है। अब आगे बात करें तो अब हम लोग मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, जिसने चाणक्य की सहायता से घनानंद को टपका दिया, घनानंद को लुढ़का दिया, और उसके स्थान पे चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना और मौर्य वंश की स्थापना किया मगध में। तो चलिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो यह मौर्य वंश का संस्थापक था और प्रथम सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, इसने मौर्य वंश की स्थापना की, और यह प्रथम सम्राट था, प्रथम शासक था मौर्य वंश की। आगे बात करें तो 322 ईसा पूर्व में, 322 बीसी में घनानंद को हराया चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आगे बात करें तो चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, 345 बीसी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को कई और अन्य नामों से जाना जाता है, कई और अन्य नाम दिए इतिहासकारों ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा। आगे बात करें तो एपियानस और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोटस कहा। और निर्याकस, निर्याकस से हमें याद करना है, कौन निर्याकस? तो वही निर्याकस जो सिकंदर का जल सेनापति था। तो उस निर्याकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोप्टस कहा। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, निम्न कुल का बताया गया है। तो यहाँ से कई सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो यही बनता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को कब हराया? 322 ईसा पूर्व में हराया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 बीसी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने क्या कहा? सेंट्रोकोटस कहा। एपियानस व प्लूटार्क ने क्या कहा? एंट्रोकोटस कहा। और निर्याकस ने क्या कहा? सेंट्रोकोप्टस कहा। और चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का किसमें कहा गया है? तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में कहा गया है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने लिखी है। आसानी से याद रख सकते हैं, विशाख दत्त, विशाल दत्त, दत्त मतलब दांत, विशाख मतलब विशाल दांत। विशाल दांत किसके होते हैं? राक्षस के होते हैं। विशाल दांत बड़े बड़े निकले हुए होते हैं, तो राक्षस। तो विशाख दत्त से हम लोग मुद्रा राक्षस याद रख सकते हैं कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो राक्षस जहाँ गया विशाल दांत होते हैं उसके, विशाख दत्त ने लिखी थी। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब आगे बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री उसका ही गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य का ही गुरु चाणक्य था, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और इसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य ने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। हालांकि इस किताब का नाम अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र जैसी कोई भी बातें नहीं लिखी हुई। यह अर्थशास्त्र विशेषकर राजनीति की किताब है। इसमें राजनीति की बातें लिखी हुई है कि किस प्रकार से एक शासक किस तरीके से एक राज्य को चलाता है, राज्य को चलाने के लिए शासक में क्या होना चाहिए, कितना योग्य होना चाहिए। इन सारे बातों की चर्चा हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, जिसके रचयिता हैं चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और उसके प्रधानमंत्री भी थे। अब आगे बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को टपका के उसकी जगह पर बैठ जाता है, मगध का शासक बन जाता है और नए वंश का निर्माण करता है, मौर्य वंश का।
तो चंद्रगुप्त ने पहली लड़ाई तो घनानंद के साथ लड़ी, चाणक्य की सहायता से घनानंद को टपका के वहाँ का शासक बन जाता है मगध का। अब मगध का शासक बनने के बाद वह एक और लड़ाई लड़ता है, और वह लड़ाई लड़ता है किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर के साथ। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि सेल्यूकस निकेटर जो था वह सिकंदर का थल सेनापति होता है, और सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करता है तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके सिकंदर को भारत से लौटा देता है, सिकंदर को भारत से वापस जाने में मजबूर कर देता है। वह अंधविश्वास फैला देता है सिकंदर की सेना में, देवी देवताओं का प्रकोप का डर पैदा करवा देता है उन लोग की सेना में। तो इन चीज़ों से सेल्यूकस निकेटर को शक होता है पहले कि हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी थी तो कहीं पर अंधविश्वास जैसी कोई समस्या नहीं थी, कहीं पे देवी देवताओं का कोई प्रकोप नहीं था, तो कुछ तो गड़बड़ है। इसके मन में पहले से लौटते वक्त ही डाउट था, वह लौटना ही नहीं चाहता था, लेकिन सेना लौट रही थी इसलिए मजबूरन सिकंदर को भी लौटना पड़ा और इसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी लौटना पड़ा। क्या करता, सेना ही नहीं रहेगी तो लड़ाई कैसे होगा? तो लेकिन उसके मन में डाउट पहले से था, शुरुआत से ही सेल्यूकस निकेटर के मन में डाउट था कि ये सब भ्रम पैदा हो रहा है हमें वहां से भेजने के लिए, हमें भारत से वापस जाने के लिए। तो ये फिर आता है, सेल्यूकस निकेटर का पेट का पानी नहीं पचता है, वो दिमाग में लेकर चलता है कि नहीं भाई हम वहां से लौटे थे, कुछ गड़बड़ है, चलो फिर से चलेंगे। तो वह फिर से भारत आता है 305 बीसी में। सेल्यूकस निकेटर फिर से भारत आता है 305 बीसी में युद्ध करने के लिए। सेल्यूकस निकेटर जब आता है, जब पहले आया था सिकंदर के साथ, उस समय तो मगध का राजा घनानंद था, एक नंबर का अय्यास आदमी। लेकिन जब ये 305 बीसी में जा रहा है, इस समय मगध का शासक कौन है? तो एक नया वंश, मौर्य वंश, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तभी चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक है और वह एक बहादुर शासक है, एक योग्य शासक है, युद्ध में भी और बुद्धि में भी। क्योंकि बुद्धि के लिए तो उसके पास चाणक्य जैसा गुरु है जो एक नंबर का बुद्धिमान, A1 ग्रेड का बुद्धिमान व्यक्ति है, और चंद्रगुप्त मौर्य सूरवीर तो है ही। तो आगे बात करें तो ये 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर आता है, भारत पहुंच जाता है लड़ाई करने के लिए। तो देखता है एक नया वंश है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य शासक है, तो उसके साथ लड़ाई करता है 305 बीसी। सिकंदर व्यास नदी से ही लौट जाता है, तो सेल्यूकस निकेटर उससे आगे जाके लड़ाई करता है कि भाई क्या चीज़ था जो हम लौट गए थे। आगे जाके लड़ाई करता है जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। कहाँ सिकंदर इसका बाप, उसको बुद्धि से ये लोग वापस भेज देता है भारत से, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब उसका बाप नहीं सका उसका बुद्धि से लड़ने, तो इस सेल्यूकस निकेटर कौन खेत का मूली था, ये क्या सकेगा? नहीं सकेगा। आता है जोश में, थूर देता है इसको पूरा चंद्रगुप्त मौर्य, हार जाता है बेचारा, हार जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, इसकी बेटी को देखता है। अब सेल्यूकस निकेटर ये सब विदेशी फॉरेन आदमी, तो इसकी बेटी खूब सुंदर, पूरी गोरी नारी एकदम, देखता है एकदम, देखता है तो चंद्रगुप्त मौर्य पूरा दिल में उसको खुशी होता है, पूरा खुश हो जाता है देख के, वाह ओह माय गॉड क्या सुंदर लड़की है, वाह वाह वाह, ओहो। उसका तो मन में गाना बजने लगता है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो इस तरीके का गाना चंद्रगुप्त मौर्य के मन में बजने लगता है, वह फिदा हो जाता है। अब वह सेल्यूकस निकेटर से बोलता है कि भैया तुमको अपना जान बचाना है तो तुम अपनी बेटी से शादी करवा दो। सेल्यूकस निकेटर तैयार हो जाता है वह शादी कराने के लिए। तो वो क्या करता है, हार तो ऐसे माना हुआ रहता है, अब उसको जान बचाना है सेल्यूकस निकेटर को, तो वह अपनी बेटी का शादी करवा देता है अपनी पुत्री कार्नेलिया, उसकी बेटी का नाम रहता है कार्नेलिया, उसका शादी करवा देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य भी खुश। अब सेल्यूकस निकेटर बन जाता है ससुर, तो उसको जिंदा छोड़ देता है, छोड़ देता है उसको, जाइए ससुर जी आपको हम छोड़ दिए, अब आप बेटी दे दिए तो आप ससुर बन गए, तो आपको हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब सेल्यूकस निकेटर जानता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य है खतरनाक आदमी, मेरी बेटी कहाँ कोमल, उसको फूलों से पाले हैं, नाजों से पाले हैं, पूरा एकदम बचपन से खुशहाल जिंदगी उसको दिए हैं, इतने खतरनाक आदमी से शादी करवा दिए हैं, कहीं मार पीट के थूर थार देगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो डरे क्या करता है भाई कि चंद्रगुप्त मौर्य आप दहेज ले लीजिए। तो क्या करता है, मेरी बेटी कुछ ना कर दे तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज देता है। दहेज में वह 4 प्रांत देता है। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में 4 प्रांत दे देता है। कौन कौन? तो काबुल दे देता है, कंधार देता है, हेरात और मकरान दे देता है। ये सभी इलाके अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले इलाके होते हैं। तो इन सभी को
सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है कि दामाद जी आप ये सब रखिए, दहेज के रूप में रख लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बढ़िया से रखिएगा, पूरा नाजों से पाले हैं इसको। चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है ठीक है जाइए जाइए, एकदम अच्छे से रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से रखेंगे। और ये सब देके सेल्यूकस निकेटर वापस लौट जाता है। अब सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य और बढ़ जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला इलाका भी चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में आ जाता है, उसके कब्जे में चला जाता है। तो उसका जो साम्राज्य है वह धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। अब आगे बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध गुजरात से भी था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य गुजरात तक भी फैला हुआ था। हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो हमें इसकी जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। अब इसमें ऐसी क्या बात है जिससे हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य गुजरात तक फैला हुआ था? तो इसकी चर्चा करने से पहले हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के कुछ खासियत को जान लेते हैं, इस अभिलेख की कुछ खास बातों को समझ लेते हैं। तो इस अभिलेख की खासियत में सबसे पहला खास बात यह है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, यह संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है, लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का, वह संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। और इसकी दूसरी खासियत यह है कि यह चंपू शैली में लिखी हुई अभिलेख है, और यह अभिलेख गद और पद दोनों में देखने को मिलती है। तो ये हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की खास बातें हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इस अभिलेख के माध्यम से हमें कैसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य गुजरात तक फैला था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध गुजरात से था। तो इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के अभिलेख से मिलती है, और इस अभिलेख में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जिसके माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है। तो इस अभिलेख में बताया गया है, लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त की सहायता से सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, और यह सौराष्ट्र गुजरात वाले हिस्से में आता है। तो इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के अभिलेख से मिलती है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य गुजरात तक फैला हुआ था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाते हैं, और इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। अब आगे बात करें तो इसी अभिलेख में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जो सुदर्शन झील है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, उसका पुनः निर्माण अशोक ने करवाया। जब अशोक मगध के शासक बनते हैं तो इन्होंने फिर से पुनः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, और अशोक के बाद फिर से पुनः रुद्रदामन ने निर्माण करवाया। किसका? सुदर्शन झील का। तो सुदर्शन झील का 2 बार रिकंस्ट्रक्शन हुआ, 2 बार पुनः निर्माण हुआ। एक बार अशोक करवाते हैं, उसके बाद एक बार रुद्रदामन करवाते हैं, और इसकी जानकारी हमें इन्हीं की यानी रुद्रदामन के अभिलेख से मिलती है। तो कई बार एग्जाम में ये सवाल आते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। और सुदर्शन झील का पुनः निर्माण 2 लोगों ने करवाया, पहले तो अशोक ने करवाया और फिर से रुद्रदामन ने करवाया। और हमें सुदर्शन झील की जानकारी किससे मिलती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। अब आगे बात करें तो धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था मगध में, अच्छे तरीके से मगध में चल रहा था शासन, और उसकी शादी कार्नेलिया से हो गई थी, जो बहुत ही सुंदर थी, जिसपे चंद्रगुप्त मौर्य फिदा हो गए थे। और जो कार्नेलिया थी वह सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। तो सेल्यूकस निकेटर दहेज तो दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, ताकि मेरी बेटी को सही तरीके से रखे चंद्रगुप्त मौर्य, खुशी से रखे। लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं होता, फिर भी लगता है कि मेरी बेटी सही होगी कि नहीं होगी। भाई बड़े नाजों से जो पाला था सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी को, तो अपनी बेटी का हाल समाचार पूछने के लिए सेल्यूकस निकेटर एक दूत भेज देता है चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और वही जो दूत है वही राजदूत मेगस्थनीज होता है। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के मेगस्थनीज आता है चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और मेगस्थनीज देखता है कि उसकी बेटी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ खुशहाल है, तो वह ये सारा इन्फॉर्मेशन सेल्यूकस निकेटर को देता है। अब मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के पास आता है, मगध में आता है, तो यहाँ आने के बाद इन्फॉर्मेशन तो देता ही है सेल्यूकस निकेटर को कि आपकी बेटी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे से रख रहा है,
सब चीज़ सही चल रहा है। तो यहाँ पे वह कुछ दिन रुकता है, मेगास्थनीज यहाँ पे कुछ दिन रुकता है, यहाँ की संस्कृति को समझता है, मौर्य काल में क्या क्या होता है इन सभी की जानकारी वह लेता है, और ये सभी जानकारी को वह अपने किताब में नोट करता है, किताब में लिखता है, और मेगास्थनीज एक किताब का निर्माण कर देता है, और वह किताब कहलाता है इंडिका। तो मेगास्थनीज इंडिका किताब का निर्माण करता है भारत में रह के, मगध में रह के। इस किताब में वह मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था, मौर्य समाज किस तरीके से चल रहा था, मौर्य का शासन व्यवस्था कैसा था, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, वह क्या क्या कार्य करता था। तो बहुत सारी भारत की जानकारी इंडिका में हमें देखने को मिलती है जब भारत में मौर्य शासक का शासन चल रहा था। खास तौर से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी हमें इंडिका में देखने को मिलती है, जो मेगास्थनीज ने लिखा, और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता है। अब आगे बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं वह जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, वह जैन धर्म को फॉलो करते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा गुरु भद्रबाहु ने दिलवाया था। अगर गुरु भद्रबाहु की बात करें तो जब हम लोग जैन धर्म पढ़े थे तो वहाँ हमें भद्रबाहु देखने को मिलते हैं। हमें याद होना चाहिए कि जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक भद्रबाहु का और एक स्थूल भद्र का। भद्रबाहु के जो मानने वाले होते हैं वे दिगंबर कहलाएं, और स्थूल भद्र को मानने वाले होते हैं वे श्वेतांबर कहलाए थे। तो ये सब बातें हम लोगों ने जैन धर्म में डिस्कस की थी। तो ये वही भद्रबाहु हैं जिन्होंने दिगंबर समुदाय को बनाया, जिनके मानने वाले दिगंबर कहलाएं। तो इन्होंने ही जैन धर्म का दीक्षा दिलवाया चंद्रगुप्त मौर्य को। अब आगे बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि जैन धर्म का अनुयायी था, वह जैन धर्म को मानता था, तो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य जैन विधि से संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों की त्याग कर देते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त करते हैं। किस विधि से? संलेखना पद्धति से। और यह एक जैन धर्म की विधि है मोक्ष प्राप्ति करने की, मृत्यु प्राप्त करने की। तो इसी विधि के द्वारा, संलेखना पद्धति के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है और इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में होती है। अब आगे बात करें तो मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य काल के बारे में कुछ बातें लिखी है, उसके बारे में जान लेते हैं कि मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में क्या लिखी है मौर्य काल के बारे में। तो इंडिका के विवरण को हम समझते हैं कि इंडिका में क्या ऐसी बातें लिखी हुई है मौर्य काल के बारे में। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि राजा की शोभा यात्रा निकलती थी। जब राजा जनता से मिलने जाते थे तो वहाँ एक शोभा यात्रा निकलती थी, आज भी निकलती है। जब नेता बाहर जाते हैं अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए, रैलियाँ निकलती हैं, वो भी एक तरह का शोभा यात्रा है। तो उसी तरीके से जब चंद्रगुप्त मौर्य जनता से मिलने जाते थे तो वहाँ शोभा यात्रा देखने को मिलता है, और यह जानकारी हमें इंडिका से मिलती है जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था। आगे बात करें तो इसमें बताया गया है कि राजा सोने के पालकी पे आते थे। आज बड़े बड़े महंगे महंगे कार से नेता आते हैं, और उस समय जो राजा रहते थे वे सोने के पालकी में आते थे। अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथी, और जो अंगरक्षक होते थे, जो बॉडीगार्ड होते थे राजा के, वे सोने और चांदी से अलंकृत हाथी में बैठे होते थे। तो राजा का जब शोभा यात्रा निकलता था तो उसके बॉडीगार्ड साथ में होते थे, और वे बॉडीगार्ड, वे अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों में बैठे होते थे। राजा के अंगरक्षक हाथियों में बैठे होते थे, जो सोने और चांदी से सजावट किया जाता था उन हाथियों को। आगे बात करें तो कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। अब राजा की शोभा यात्रा चल रही है तो कुछ जो अंगरक्षक थे, कुछ बॉडीगार्ड, वे पेड़ों को लेकर चलते थे। इस तरह की बात बताई गई है इंडिका में। और पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते होते थे, ट्रेंड पैरोट्स होते थे। जो अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे उस पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते होते थे, ट्रेंड तोते होते थे, और ये तोते राजा के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे और देखते रहते थे कि आसपास कहीं राजा का कोई दुश्मन तो नहीं है। ये जो तोते होते थे एक तरह का दूरबीन का काम करते थे, वे दूर दूर तक देखते थे कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है राजा का, और वे जानकारी देते थे। अगर वैसा कोई दुश्मन दिखे तो वे जानकारी देते थे। आगे बात करें तो हथियारबंद महिलाएं दिखती हैं। राजा के चारों ओर हथियारबंद महिलाएं थी, मतलब औरतें होती थी, हथियार लेके खड़े रहते थे राजा के चारों तरफ। आगे बात करें, खाना खाने से पहले खास नौकर चखते थे। जो राजा का खाना होता था
तो राजा को खाना देने से पहले उसका नौकर, जो खास नौकर होता था, वह पहले टेस्ट करता था, पहले चखता था कि खाना में कहीं कोई जहर तो नहीं ना है, उसके बाद वह राजा को खाना देता था। तो इतनी कड़ी सिक्योरिटी थी राजा के लिए, इतनी कड़ी सुरक्षा में राजा को रखा जाता था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को रखा जाता था। आगे बात करें तो पाटलिपुत्र में 570 बुर्ज के बारे में बताया है मेगास्थनीज अपनी इंडिका में कि 570 बुर्ज थे पाटलिपुत्र में और 64 द्वार थे पाटलिपुत्र में। आगे बात करें तो आगे मेगास्थनीज इंडिका में बोलता है कि 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। जो राजा होता था, जो चंद्रगुप्त मौर्य होता था, वह 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। आज रात इस कमरे में सोएं तो अगले रात दूसरे कमरे में सोएंगे, कभी भी 2 रात एक ही कमरे में नहीं बिताते थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बात करें तो जो मौर्य काल में जो घर हमें दिखते हैं वे लकड़ी के बने होते थे और कच्ची ईंटों के बने होते थे, और राजा का महल भी लकड़ी का बना हुआ था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वह भी लकड़ी का बना हुआ था और उसके ऊपर पत्थर से नक्काशी किया हुआ था, डेकोरेशन किया गया था पत्थर से, स्टोन से, उस लकड़ी के ऊपर जो राजा का महल बना हुआ था। आगे बात करें तो राजा के महल के चारों ओर बाग बगीचे देखने को मिलते हैं, उद्यान देखने को मिलते हैं, गार्डन देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें मेगास्थनीज अपने इंडिका में वर्णित करता है मौर्य काल के बारे में कि राजा का किस तरीके का शोभा यात्रा होता था, उनका महल कैसा था, राजा को कितनी सिक्योरिटी में रखा जाता था। तो इस तरीके की बातें इंडिका में मेगास्थनीज ने वर्णन किया है। अब आगे बात करें तो अगला राजा बिंदुसार बनता है। हम जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वह जैन विधि के द्वारा, संलेखना विधि के द्वारा, संलेखना पद्धति के द्वारा वह श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर मृत्यु की प्राप्ति करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद उसका पुत्र अगला शासक बनता है जो होता है बिंदुसार। बिंदुसार 298 BC यानी 298 ईसा पूर्व में शासक बनता है और 273 BC 273 ईसा पूर्व तक वह शासक बना रहता है। तो बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है और यह 298 BC में शासक बनता है मगध का। बिंदुसार को अन्य नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, इनेमी डिस्ट्रॉयर। आगे बात करें तो बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है और बिंदुसार को तारानाथ 16 राज्यों का विजेता कहता है। तारानाथ जो एक बौद्ध धर्म का विद्वान होता है, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर होता है, उसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। तो बिंदुसार के हमें 4 नाम देखने को मिलते हैं। अमित्रघात जिसका मतलब शत्रु विनाशक होता है, भद्रसार वायु पुराण में इसकी चर्चा है, सिंहसेन जैन धर्म बोलता है बिंदुसार को सिंहसेन, और 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को कहा जाता है। ये कौन बोलते हैं? तो ये बौद्ध धर्म के विद्वान तारानाथ बताते हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर तारानाथ बताते हैं। अब आगे बात करें तो जो बिंदुसार थे वे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वे आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल था। इन्हें याद रखना आसान है। आजीवक में हमें जीव वर्ड मिलता है और मखलीपुत्र गौसाल में हमें 2 जीव देखने को मिलते हैं। मखलीपुत्र में हमें एक मक्खी मिलती है, इसे मक्खी से याद रख सकते हैं, मक्खी एक प्रकार के जीव है, और गौसाल में हमें गौ एक जीव मिलती है, गौ मतलब गाय। तो हमें 2 जीव देखने को मिलते हैं और यहाँ पे भी जीव हैं। तो आजीवक संप्रदाय मक्खी और गौ गाय यानी मखलीपुत्र गौशाल। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। तो जो बिंदुसार है वे आजीवक संप्रदाय के फॉलोवर हैं और इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य वे जैन धर्म के फॉलोवर थे। आगे बात करें तो बिंदुसार के शासन काल में सीरियन नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत भेजा जिनका नाम था डायमेकस। बिंदुसार के शासन काल में डायमेकस उनके यहाँ आते हैं और ये सीरियन नरेश एंटियोकस के राजदूत होते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज आते हैं जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत होते हैं। आगे बात करें तो हमें बिंदुसार की एक और जानकारी मिलती है कि इनके पास 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी और इस मंत्री परिषद के प्रधान को, हेड को खल्लाटक कहा जाता था। आगे बात करें तो आगे बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। जब बिंदुसार का शासन चल रहा था, जब बिंदुसार मगध में शासक थे,
उनके शासनकाल में 2 विद्रोह देखने को मिलते हैं और ये विद्रोह हमें तक्षशिला के आसपास सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में देखने को मिलते हैं। और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार अपने बेटे सुसीम को भेजते हैं। सुसीम पहले जाता है विद्रोह को दबाने के लिए। जब वह विद्रोह दबाने जाता है तो वही उल्टा पिटा उठा के आ जाता है, पूरा एकदम उसी को थूर देता है सब लोग। तो आता है दौड़े दौड़े, पापा पापा अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे, हमको तो मार दिया हमको, अब हम नहीं जाएंगे विद्रोह दबाने। तब बिंदुसार को समझ में आ जाता है तो ये पक्का लोल है पूरा। तब बिंदुसार को पता था कि इस विद्रोह को एक ही आदमी अब दबा सकता है, वो है मेरा दूसरा बेटा अशोक। और उस समय अशोक अवंती का राजकुमार था। तो सुसीम जब मार पिटा के आ जाता है, अपना मुंह कान फुला के आ जाता है तक्षशिला से, तो उसके बाद अशोक जाते हैं विद्रोह को दबाने। अशोक जब तक्षशिला जाता है तो वहां के विद्रोहियों को सांप सूंघ जाता है। लगता ही नहीं कि वहां कभी विद्रोह भी हुआ था, पूरी तरीके से शांत कर देता अशोक। अब आगे बात करें तो बिंदुसार के मरने के बाद, बिंदुसार की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बिंदुसार का यही बेटा यानी अशोक मगध की गद्दी पर बैठता है, मगध का शासन संभालता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि अशोक मगध की गद्दी पर बैठता है और मगध में वह क्या क्या काम करता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।